Hello dear students, this is Pawan Vishwakarma and you are watching me on official YouTube channel Mobajanti Public School. Thank you. So dear students, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अपर क्लासेस में क्लास 8th, क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की आवश्यकता होती है जिसका नाम है क्लॉज। क्लॉज सेंटेंस से ही रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे क्लॉज क्या है? क्लॉज को हम कहते हैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। मीन्स जो सेंटेंस होता है वो तो कंप्लीट सेंस में होता है, उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, वह कोई पार्ट नहीं होता है। जबकि जो क्लॉज होता है वह एक पार्ट होता है। आज मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट करके भी दिखाऊंगा दोनों में। पहले हम लोग समझ लेते हैं सेंटेंस को, फिर इसके बाद मैं आपके लिए क्लेरिफाई करूंगा क्लॉजेस को। जैसे देखें, सेंटेंस मैंने आपको समझाया भी था पिछली वीडियो में कि इट इज अ ग्रुप ऑफ words. It is a group of words that makes a complete sense, and it means sentence. It has a subject and a predicate. इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर हम क्लास की बात करते हैं तो सेंटेंस एंड क्लॉजेस में क्या डिफरेंसेस है ये देखते हैं। ये हमारा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। अब हम क्लास की बात करें तो हमारा जो क्लॉज है वो होता है अ क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये जो क्लॉज होता है वो किसी सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। जैसे कि आपने यहां देखा कि ये ऐसा नहीं, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही रहेंगे, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। बस दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ये एक पार्ट है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। दैट does not have complete sense। अब देखिए दूसरा डिफरेंट क्या है इसमें। ये क्या बता रहा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जबकि यहां बता रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव कंप्लीट सेंस। इसमें क्लॉज का जो होता है कंप्लीट सेंस नहीं होता है, but it contains a subject and a predicate। देखिए ध्यान से कि जो क्लॉज होता है वह एक सेंटेंस का पार्ट होता है, लेकिन सेंस इसका कंप्लीट न होते हुए भी इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कंप्लीट सेंस में होता है सेंटेंस, और क्लॉज जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंस में होता है। इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां सेंस कंप्लीट नहीं लेकिन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, यहां सेंस कंप्लीट है और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। अब थोड़ा हम दोनों में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस से रिलेटेड। Ram is going to market। It is our sentence। ये हमारा सेंटेंस है जिसका कंप्लीट सेंस है। Here is Ram is the doer of the statement। यह इस स्टेटमेंट का डूअर है, एंड is going is a verb, and to market other word।
आपने देखा कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है, ये दोनों मिलाकर के एक कंप्लीट सेंस तैयार कर रहा है। ये दोनों मिलाकर के एक कंप्लीट सेंस तैयार कर रहा है। लेकिन अब अगर हम इसमें बात करें तो जैसा कि डेफिनेशन में आपको बताया गया कि ये एक पार्ट होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। अब सेंटेंस का अगर पार्ट है तो हमें सेंटेंस का पार्ट लिखना चाहिए। आप यहां देख रहे हैं कि सेंटेंस है, इसको पार्ट तो किया गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, बट हमें क्लॉज को पार्ट नहीं करना है। सेंटेंस के पार्ट होने चाहिए, एक ही सेंटेंस होना चाहिए जो जिसमें कि एक पार्ट होना चाहिए और उसमें एक सब्जेक्ट, उस जो पार्ट निकलता है उसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि हम इसको भी पार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ राम डू सब्जेक्ट हो गया एंड इज गोइंग टू मार्केट प्रेडिकेट हो गया। हम सही कहा आपने, पार्ट तो कर लिया, लेकिन जरा क्लियर करिए कि राम खुद सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया कि जितने भी पार्ट बनेंगे क्लॉज के अकॉर्डिंग, जितने भी पार्ट बनेंगे हर एक पार्ट में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहेगा। जितने भी पार्ट बनेंगे हर एक पार्ट में एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट रहेगा। हम इसको पार्ट कर लेंगे, लेकिन राम का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और इज गोइंग टू मार्केट का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं मिलेगा। अब हम एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करेंगे, एक सिंगल स्टेटमेंट, जिसमें हमें जब हम पार्ट बनाएंगे उसमें हमें सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और प्रेडिकेट भी मिल जाएगा। देखेंगे एग्जांपल ऑफ क्लासेस। हियर इज I saw a tall boy who was playing hockey. Look here. I saw a tall boy who was playing hockey. हम यहां अगर सेंटेंस को पार्ट करते हैं, आई मीन ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी देखिए, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। मैंने इसको पार्ट किया तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिला। अब अगर मैं पार्ट करूं इसको, या हम लोग इसको पार्ट करते हैं, तो मैं देखता हूं, या हम लोग देखते हैं यहाँ जो हु है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस है आई सा अ टॉल बॉय और दूसरा सेंटेंस है was playing hockey। ये दो स्टेटमेंट है जो जोड़ा गया है हु से। हम यहां देख सकते हैं कि हमारे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? आई। आई हमारा पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये रहा हमारा प्रेडिकेट। ये हमारा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर दूसरा अगर हम स्टेटमेंट बात करें तो ये देखिए, ये हमारा प्रेडिकेट है और हु किसके लिए लगा है? बॉय के लिए। आई मीन हु वाज प्लेइंग हॉकी। हॉकी कौन खेल रहा था? द बॉय, द टॉल बॉय, वह लंबा लड़का। तो ये जो बॉय है इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। मतलब आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पा गए और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पा गए। अगर इस एग्जांपल से कुछ क्लियर ना होता हो तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया he said that he was honest। अब आप यहां देखिए, हम फिर कहेंगे कि जो दैट है उसने दो सेंटेंसेस को ऐड किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। जबकि ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ही है और यहां प्रेडिकेट हमारा सेड। फिर दूसरे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ही है और ये दूसरा हमारा प्रेडिकेट। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा सेंटेंस और हमारा जो क्लॉज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हमारे सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस में डिफरेंसेस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब जो सेंटेंस होता है उसमें कंप्लीट सेंस होता है, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, जबकि क्लॉज जो होता है वह सेल्फ किसी सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। उस पार्ट में भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। आपके लिए क्लॉज को समझना इसी तरह से इंपॉर्टेंट है कि जो क्लॉज होता है
वह एक पार्ट होता है सेंटेंस का, उसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट श्योर होता है। विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप कोई क्लास नहीं तैयार कर पाएंगे, उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना है, मस्ट है। आपको बताया गया कि क्लास के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासेस। Classes are classified into 3 parts. क्लास को स्पेशली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। स्पेशली प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास। ये हमारे 3 क्लासेस, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास। मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे रहा हूं। जैसे देखिए हम कैसे समझेंगे, एक फैमिली को देखिए, फैमिली में गार्जियन कौन होता है? मम्मी पापा, या अगर उनसे बड़े हैं तो दादा दादी। ये उस फैमिली में प्रिंसिपल का काम करते हैं, मेन उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है उस फैमिली में। वैसे ही सेम किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्लॉज में प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग या जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे हैं, वो किसका कहना मानते हैं? अपने से बड़ों का। जिनकी सलाह वो मानते हैं वो उनके लिए प्रिंसिपल है, मुख्य है। अब सेकेंड, अगर हम सबऑर्डिनेट की बात करें तो सबऑर्डिनेट हम लोग हैं। सबऑर्डिनेट मीन्स होता है डिपेंडेबल क्लॉजेस, जो निर्भर रहता है, जो आश्रित रहता है। तो जैसे कि छोटे बच्चे किस पर डिपेंड रहते हैं? अपने गार्जियंस पर। तो जो गार्जियन है वो प्रिंसिपल हो गए, छोटे बच्चे सबऑर्डिनेट क्लास हो गए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास इट इज आल्सो अ मेन क्लास, यह भी एक मेन क्लास ही होता है, बट ये जो होता है न तो प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होता है, न तो सबऑर्डिनेट क्लास पर डिपेंड होता है, किसी पर नहीं डिपेंड होता। सबसे पहले हम बात कर लें, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल क्लॉज। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम प्रिंसिपल क्लास को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। प्रिंसिपल क्लास की बात करें तो होता है इट इज अ मेन क्लास। जैसा कि आपको बताया गया कि एक क्लॉज है, और क्लॉज क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यह सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसीलिए लिखा इट इज अ मेन क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस। ऑफ अ सेंटेंस, यह किसी भी सेंटेंस का एक मेन पार्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का एक मेन पार्ट होता है, मेन क्लॉज होता है। अब अगर ये मेन क्लॉज होता है तो इट डज नॉट डिपेंड, it does not depend on other clauses, means ये किसी भी दूसरे अन्य क्लास पर डिपेंड नहीं होता है। हम 2 क्लासेस को साथ में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट, जिससे कि ये क्लियर रहे। सबऑर्डिनेट क्लास आपके लिए एक नया टॉपिक इसी में फिर से तैयार होगा। अब सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सबऑर्डिनेट एक फैमिली को हम देखते हैं, इसमें हमारे जो गार्जियन और प्रिंसिपल का काम करते हैं, और जो हम लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो सबऑर्डिनेट का काम करते हैं। सबऑर्डिनेट मींस जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं। अब हम लोग जिसके ऊपर डिपेंड है वो हमारे लिए प्रिंसिपल है, और मैं खुद डिपेंड हूं तो समझ लीजिए कि मैं सबऑर्डिनेट हो गया। तो इट इज
डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य जो आश्रित रहता है। और होगा क्या, कहां ये डिपेंड होगा, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज। कहां डिपेंड होगा ये, प्रिंसिपल क्लॉज पर। हुआ कि नहीं हुआ, कैसे समझेंगे। और भी एक प्रॉब्लम है, और मैं आपको एक आइडेंटिफिकेशन के एक और इसी में छोटा सा एक क्लू ऐड कर रहा हूं, जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। देखिए, इट इज ज्वाइन विथ a subordinating conjunction। देखिए ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आता है। ध्यान रखना आप सब कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आता है। मतलब दो क्लॉजेज एक सेंटेंस में आएंगे, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन एक सेंटेंस में हमेशा सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज आता है और एक से अधिक, एक आ सकते हैं या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आ सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज अ मेन क्लॉज, ये एक मेन क्लॉज होता है, यह किसी पर डिपेंड नहीं होता है प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज पर ही डिपेंड होता है और यह हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। अब हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्या। हम सबऑर्डिनेट क्लॉज तो समझ लेंगे, लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमें पता चल जाए, अगर पता चल जाए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्या, तब हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज समझने के लिए हम लोग थोड़ा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को देखते हैं। हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, देखिए इस तरह से आपको पता चलेगा कि कंजक्शन भी कितने टाइप के होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, मैं इसमें ये एक हायर स्टैंडर्ड का टॉपिक है, आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस स्पेशली देखा जाए तो दो टाइप से होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। मैं आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बता रहा हूं, जिससे दो स्टेटमेंट जुड़ते होंगे, दैट, when, why, what. These are not question word. These are not question words. If, unless, while, whence, hence, as, since, before, after, because, for, etc. वैसे तो ये बहुत होते हैं, बट आप इतने से समझ सकते हैं कि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह डिपेंडेंट क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है और हमेशा किसी न किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहता है। और ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखते हैं कैसे। ध्यान रखेंगे आप, ये जो कंजक्शंस आप देख रहे हैं, इन कंजक्शंस के बाद हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है। हमेशा इन्हीं कंजक्शंस के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। कैसे आएगा, एग्जांपल देखते हैं। The hunter
had killed the horse before he went home. Look here. The hunter had killed the horse before he went home. हम यहां क्या देखते हैं, हम पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कहीं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, हम पता करते हैं। ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिफोर ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने ये बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद जितनी भी क्लासेस आती हैं सब के सब हमारे सबऑर्डिनेट क्लास रहेंगे। आप देखिए कि बिफोर के बाद ही वेंट होम है, तो ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास। ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास। और आपको पता होना चाहिए या होगा कि ये क्लॉज आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट में है। अब अगर हम कंडीशन को देखें, रूल्स को देखें, तो ये हमारे एक्चुअल फॉर्म में है। ये जो टेंस हमारा है ये एकदम परफेक्ट फॉर्म में है और ये हमारा इंडेफिनिट फॉर्म में है। ये स्टेटमेंट डिपेंड करता है इस स्टेटमेंट पर। हम इस स्टेटमेंट को पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रख सकते थे। ये हमारा मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है जिसके पहले आया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हम एक एग्जांपल और आपको देंगे सबऑर्डिनेट क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे देखें, I did not go to school yesterday because I was not feeling well. So once again, find out the subordinate class and principal class. सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हुआ, हमने देखा बिकॉज यूज हुआ। अब बिकॉज अगर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। उसके बाद हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास आएगा। ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लास जो डिपेंड किस पर करता है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आप देखते हैं कि हम अक्सर एक चीज और मैं आपको बताऊं, प्रिंसिपल क्लास का यूज करके आप सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लास का यूज करके आप सबऑर्डिनेट क्लास के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास का यूज करके आप प्रिंसिपल क्लास के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों में देखिए, ही वेंट होम, वह कब घर गया, देखिए ही वेंट होम, वह कब घर गया। द हंटर हैड किल्ड द हॉर्स, घोड़े को मतलब मार देने से पहले। यहां देखिए, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्लास क्या है और हमारा सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। अब थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, कोऑर्डिनेट क्लासेस को इनसे, सबऑर्डिनेट क्लास एंड हमारा सबऑर्डिनेट क्लास भी हो गया, प्रिंसिपल क्लास भी हो गया, और लास्ट है तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लासेस और सबऑर्डिनेट क्लासेस में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। हम फिर से बात करें तो कोऑर्डिनेट क्लास में देखेंगे इट इज अ मेन क्लॉज ऑल्सो, यह भी एक मेन क्लॉज होता है किसी भी सेंटेंस का। इट इज अ मेन क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का एक मेन क्लॉज होता है। आपने देखा कि जो प्रिंसिपल क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास का जो
डेफिनेशन है वो सेम जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कि इट इज ज्वाइन विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देखिए क्या डिफरेंसेस है। प्रिंसिपल क्लास वो मेन क्लास है, वो किसी से ऐड नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ऐड रहता है। जबकि कोऑर्डिनेट क्लास भी एक मेन क्लास है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, पहले इसको भी समझ लीजिए, फिर एग्जांपल देते हैं। हम कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस अगर समझें तो सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, ये दो मेन क्लासेस को ऐड करेगा। एक बात इतना ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेट क्लास के साथ कभी प्रिंसिपल क्लास और कभी सबऑर्डिनेट क्लास नहीं आता। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ हमेशा जो आने वाला क्लास है वो कोऑर्डिनेट क्लास खुद है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वह सिर्फ कोऑर्डिनेट क्लासेस को ही जोड़ता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, दीज आर सच एज and some compound conjunctions, both and as well as not only but also, not only but also, but still, yet, and so, these are, and both and as well as, not only but also, but still, yet, so, these are the coordinating conjunctions। ये सब के सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनसे जितने भी क्लॉजेज जुड़ेंगे सबके सब कोऑर्डिनेट क्लास रहेंगी। हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं। आप इनका यूज सबऑर्डिनेट क्लास के लिए नहीं कर सकते, जैसे ही इनसे कोई क्लास जुड़ेगा वो कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। एग्जांपल देखें, जैसे I saw a lion and I ran away, here is and। देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो क्या है, एंड है, और ये दो क्लासेस को जोड़ रहा है, फर्स्ट सेकेंड। ये हमारा जो फर्स्ट क्लास है ये भी हमारा कोऑर्डिनेट क्लास रहेगा, और ये जो हमारा है ये भी कोऑर्डिनेट क्लास रहेगा। मींस ये कभी भी किसी दो क्लासेस पर डिपेंड नहीं होता है, किसी भी क्लास पर डिपेंड नहीं होता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, ये सिर्फ एक मेन क्लास है किसी सेंटेंस का, और यह जो हमेशा होता है किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहता है, और ये हमेशा क्लियर करता रहता है कि ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आप नीचे एग्जांपल भी देख रहे हैं, एक एग्जांपल और देख लीजिए। मुंशी प्रेमचंद is both a dramatist and a novelist। ये देखिए यहां बोथ और एंड, ये हमारे जो कंजंक्शन है ये सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर दिया, पूरा सरलीकरण कर दिया, उसको सरल कर दिया है। बट ये हमारा ये भी क्लास ही है एक, इसमें आप देख रहे हैं कि बोथ एंड का यूज किया गया, तो इसलिए कोऑर्डिनेट क्लास से रिलेटेड है। थैंक यू। आई होप this video is most useful for you all।
आप लोगों को क्लासेस के बारे में ज़्यादा बारीकी से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा उसके डेप्थ में जाना चाहिए, जिससे कि आपको क्लासेस को समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों को इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास में एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका कुछ टाइप है जो मैंने अभी छोड़ा हुआ है, जिससे कि आप प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास को अच्छे से समझ पाए। थैंक यू।